हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्याकृति। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। इसका नाम है डेवलपमेंट। कोशिश करेंगे कि जितना इजी से इजी लैंग्वेज में हो सके उतना आसानी से आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकें। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, इसमें मैंने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को इजी तरीके से डिफाइन करने का कोशिश किया है। उन दोनों वर्ड को समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उन दोनों को समझे बिना आप आगे अच्छा से समझ नहीं पाएंगे या हो सकता है आपको रटना पड़े। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का हिंदी होता है विकास। तो अब इस चैप्टर में हम लोग को समझना है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट एक इवॉल्विंग आइडिया है। इवॉल्विंग आइडिया का मतलब कि इसका डेफिनेशन इवॉल्व हो रहा है। लोग नए नए डिफिनेशंस लाते हैं, समझते हैं कि क्या होता है डेवलपमेंट। तो हम लोग बस बिगिन करेंगे, समझने का स्टार्ट करेंगे कि डेवलपमेंट से क्या होता है, मतलब क्या है इसका, विकास का। तो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? कैन देयर बी मोर इक्वलिटी? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task, and in this chapter we'll make a beginning at अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो क्या है कि ये सारे सवाल हमारे दिमाग में एक जनरल से सवाल होते हैं कि क्या मुख्य एसेंशियल चीज़ होता है, क्या ज़रूरी चीज़ होता है जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। क्या ज़िंदगी लाइफ जो है वो सभी के लिए बढ़िया हो सकती है कि हम लोग देखते हैं कोई गरीब होते हैं, कोई गरीब होते हैं, सबके साथ अलग अलग परेशानी है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? लोगों को साथ में कैसे रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी? क्या हम और अधिक से अधिक समानता ला सकते हैं लोगों के जीवन में, सबको एक जैसा इक्वल बना सकते हैं, उनके जीवन को एक जैसा अच्छा बना सकते हैं। ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो होते हैं कि जिनको समझना ज़रूरी है, और इससे डेवलपमेंट का आइडिया इवॉल्व होता है कि अगर इन सारे सवालों को सही तरीक़ा से जवाब दिया जा सके कि कैसे हम इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, तो इससे हम डेवलपमेंट को समझ सकते हैं ईजिली कि क्या होता है डेवलपमेंट। तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें यही बताया गया है कि डेवलपमेंट से हम लोग क्या समझने वाले हैं या क्या समझ सकते हैं। अब है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, अब डेवलपमेंट का मतलब, विकास का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा, आपके लिए डेवलपमेंट का कुछ और मतलब होगा। जैसे कि एक टेबल है यहाँ पे, उसका एग्जाम्पल लेके समझाने का कोशिश किया गया है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट कैसे होता है। उन लोग के लिए अलग डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग क्यों और कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक लैंडलेस लेबर ले लीजिए। ठीक है, लैंडलेस लेबर। तो इसके लिए डेवलपमेंटल गोल या इसका एस्पायरेशन क्या होगा कि ये डेवलपमेंट क्या समझता होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसको अच्छा काम मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम करने मिल जाए, ज़्यादा अच्छा वेज मिल जाए, मतलब रोज़ का जो पैसा मिलता है काम करने का। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन देयर विलेज। तो कोई लैंडलेस रूरल लेबरर है। रूरल लेबर मतलब जो गांव का कोई लेबर है, काम करने वाला है, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट का, उसका गोल क्या होगा, वो क्या समझता होगा, उसके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है, उसको ज़्यादा दिन काम करने मिल जाए, एक अच्छा वेज मिल जाए, मतलब रोज़ का काम करने का अच्छा पैसा मिल जाए, उसके घर के आसपास एक स्कूल हो, उसके गांव के आसपास एक स्कूल हो जहां उसके बच्चे ठीक ठाक अच्छा खासा एजुकेशन पा सकें और उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो भी अपने गांव में लीडर बन सकें। जैसे गांव में होते हैं ना, इलेक्शंस होते हैं, पंचायत चुनाव, तो उनमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकें, वो भी भागीदारी ले सकें और वो भी
अपने समाज का एक लीडर बन सके। ये उनके लिए मतलब बेसिक सा एक डेवलपमेंटल गोल है कि उनके लिए विकास का मतलब ये है। अब वही आप एग्जाम्पल, अब पर्सन चेंज करते हैं, एक लैंडलेस लेबर से आगे बढ़कर एक फार्मर को लेते हैं, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। स्पेशली पंजाब इसलिए मेंशन किया क्योंकि जनरली पंजाब के जो फार्मर्स होते हैं वो प्रॉस्पेरस होते हैं, थोड़े धनी होते हैं, इधर झारखंड बिहार या अलग स्टेट से कंपेयर किया जाए तो अब उनके लिए क्या डेवलपमेंट का गोल होगा, वो क्या चाहते होंगे, वो अपने डेवलपमेंट के डिफिनेशन को किस तरह से देखते होंगे। तो उनके लिए क्या होगा, एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए था एक लैंडलेस लेबर को कि अच्छा खासा वेज मिल जाए, रोज काम करने के लिए मिल जाए, बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिल जाए। इसको क्या चाहिए कि उसके बच्चे विदेश में जाके सेटल हो सकें। एक जनरल सा विचार होता है लोगों के मन में, होता है कि हाँ, विदेश विदेश में रहने वाले लोग काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, एक ऐसा कंसेप्शन है। तो अब इसको चाहिए कि इसके बच्चे बाहर सेटल हो सके, अब्रॉड मतलब विदेश में। इनको इनके फैमिली की इनकम हाई हो, इनकम इनको ज़्यादा मिले, हायर सपोर्ट प्राइस मिले इनके क्रॉप्स को। सपोर्ट प्राइस मतलब ये जो क्रॉप बेचते हैं बाज़ार में या मंडियों में, उनसे उनमें उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। और उनको लेबरशिप मिले, मतलब इनके अंदर जो काम करने वाले हो, जो नौकर हो या फिर जो भी लेबर हो, उसको कम पैसा लेके उसका काम कर दें। और वहीं पे अपोजिट देखिए तो उस लेबर को क्या चाहिए कि उसको ज़्यादा पैसा मिले। तो समझ में आ रहा है कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का गोल अलग अलग होता है। ठीक है, ओहो हो, गलती है थोड़ा। ये मैंने मिटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। In fact, at times, two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दो लोगों के लिए डेवलपमेंट का जो मतलब होता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो दो लोगों के अलग अलग सोच है डेवलपमेंट के, वो आपस में कन्फ्लिक्ट करें। जैसे कि वो एग्जाम्पल था, उसमें जो फार्मर था, उस एक एक लेबर जो फार्मर था उसको चाहिए था कि उसके अंदर जो लेबर काम करे वो कम पैसा में कर दे, और वहीं पे उस लेबर को क्या चाहिए था कि हमको ज़्यादा पैसा मिले काम करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का गोल है और दूसरे व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का गोल है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। किसी को लेबर कम में चाहिए और किसी लेबर को ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये इस तरह से अलग अलग लोगों के बीच में जो डेवलपमेंट का गोल होता है, जो उनके डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं, वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं। सिमिलरली टू गेट, हाँ ये एक और एग्जांपल है कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है मतलब जो इंडस्ट्री का मालिक है, उसको चाहिए कि वो चाहता है कि उसको ज़्यादा बिजली मिले, ज़्यादा बिजली मिले ताकि वो डैम ज़्यादा चला सके, ज़्यादा डैम चला सके, तो उससे उसको ज़्यादा कमाई हो। बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। अब आप उसको ज़्यादा बिजली चाहिए तो एक तरह से क्या होगा कि वहाँ का लैंड खराब होगा, ज़्यादा ज़मीन पे वहाँ असर पड़ेगा, डैम्स में दिन रात काम होते रहेगा तो आसपास के लोगों को परेशानी होगी। और ज़्यादा डैम का काम होने से आसपास की ज़मीन की जो स्थिति होती है वो भी थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ आसपास में जो ट्राइब्स रहते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, उनके लिए तो परेशानी हो गया भैया कि अब उसको वहाँ से जाना पड़ेगा अपना घर छोड़ के। तो ये हो गया कि एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का गोल था वो दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर गया। कन्फ्लिक्ट करने का मतलब दूसरे के लिए अच्छा नहीं हुआ, जो इसके लिए अच्छा था वो इसके लिए अच्छा नहीं हुआ। अब यहाँ से दो चीज़ क्लियर है, टू थिंग्स आर क्लियर। वन, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। पहला कि अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंट के गोल होते हैं, जो उनके विकास के लिए जो उनका सोच होता है वो अलग अलग होता है। एंड what may be development for one may not be the development for other।
और दूसरा ये कि अगर कोई एक व्यक्ति के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो दूसरा के लिए वो चीज़ डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए कुछ खरीदना या कुछ ज़्यादा पैसा कमाना अगर डेवलपमेंट है, तो अगर वो आपको अफेक्ट कर रहा है मेरे ज़्यादा कमाने से, कि आपको कम मिलने लगे, तो एक तरह से क्या हुआ, मेरा डेवलपमेंट का जो गोल था वो आपको अफेक्ट किया। तो ये दो चीज़ क्लियर है कि अलग अलग लोग के डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं, और अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंट के गोल होते हैं वो एक दूसरे के बीच कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। किसी के लिए हो, किसी के लिए ना हो, या ना भी हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ना भी हो सकते हैं। किसी कोई अपना डेवलपमेंट का गोल का है, उसका किसी और का कुछ है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये दो चीज़ है जो बेसिक सा चीज़ है, जो क्लियर होता है डेवलपमेंट से रिलेटेड बातों में। ठीक है। अब है इनकम एंड अदर गोल्स। अब एक चीज़ जो हम लोगों ने बेसिक समझा कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसका डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे बेसिक सा बात क्या होता है कि उसको इनकम ज़्यादा मिले। चाहे वो, जैसे एग्जांपल लिए हमने लेबर का, तो उसको भी चाहिए कि हमको इनकम ज़्यादा मिले। और जो फार्मर, जो प्रोस्पेरस फार्मर था पंजाब का, उसको भी चाहिए था कि उसको इनकम ज़्यादा मिले, उसके फसलों का दाम उसको ज़्यादा मिले। तो इनकम अच्छा मिलना एक बेसिक सा चीज़ है डेवलपमेंटल गोल के लिए। किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट का कुछ गोल है तो उसमें ज़्यादा इनकम उसको मिले, वो बेसिक सा बात है, होता ही है जनरली। कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि उसका डेवलपमेंट हो तो वो ज़रूर चाहेगा कि उसको इनकम अच्छा मिले, ज़्यादा मिले। One common thing what people desire are regular work, better wages, and decent prices for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. मतलब वही जो बात हम बोले कि उन्हें ज़्यादा इनकम चाहिए होता है, एक बेसिक सा बात है। Besides seeking from income, one or other people also ask things like equal treatment, freedom, security, and respect from others. दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन। अब इनकम के साथ साथ जो ये टॉपिक है क्या है, इनकम एंड अदर गोल्स, तो हमें समझना है कि इनकम के साथ साथ लोगों को और क्या क्या गोल होते हैं जो बेसिक से हो सकते हैं। तो लोगों को क्या चाहिए होता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में, कि उनको फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, मतलब सबके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है उनके साथ भी वैसा हो, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, और उन्हें सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी इन द सेंस कि चोर से या फिर डाकू डकैत, अलग अलग चीज़ जो होते हैं, उनके अपने इज्जत है जो भी समाज में है उनका, उसका उन्हें सिक्योरिटी मिले। ये सारा अदर गोल्स होते हैं इनकम के साथ साथ किसी भी व्यक्ति के, किसी समाज में। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन can buy it is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above। मतलब जो मनी है या ऐसी चीज़ है मटेरियल थिंग्स, तो हम पैसा से खरीद सकते हैं, लेकिन जो अदर चीज़ है जैसे फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है, ये चीज़ हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें भी ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी होते हैं जो डेवलपमेंट में गिने जा सकते हैं, कि किसी व्यक्ति को इज्जत मिले सोसाइटी में, सिक्योरिटी मिले, फ्रीडम मिले, ये सारे चीज़ भी होते हैं। इनकम तो एक गोल है ही डेवलपमेंट के अंदर, इसके साथ ये सारी चीज़ें भी हैं जो डेवलपमेंट के डेफिनेशन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो similarly for development, people look at a mix of goals. Hence the development goals that people have are not only about their better income but also about other things in life, जैसे कि हम बोले सिक्योरिटी, फ्रीडम। तो क्या है कि अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब उनके जो गोल्स होते हैं, जो उनकी इच्छा होती है, वो मिक्स होती है कि उन्हें इनकम मिले, सोसाइटी में इज्जत मिले, फ्रीडम मिले, ये सारी चीज़ें। तो डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, मतलब सिर्फ अच्छा इनकम मिल जाए और सोसाइटी में कोई इज्जत ही नहीं है, तो वो भी एक तरह से डेवलपमेंट के लिए एक सुटेबल डेफिनेशन नहीं होगा। ठीक है,
अब है नेशनल डेवलपमेंट। अभी जो हम लोगों ने डेवलपमेंट का बात किया वो था इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि किसी भी समाज में कोई एक व्यक्ति है तो वो अपने डेवलपमेंट को किस तरह से देखता है, वो क्या चाहता है अपने विकास के लिए, उस अपने विकास में वो कैसी कैसी चीज़ों को चाहता है। अब हमें समझना है कि व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। अब हम पूरे देश की बात करेंगे, ठीक है। तो as we have seen above, individuals seek different goals and their notions of national development is also likely to be different। मतलब कि जो इंडिविजुअल्स थे उनके अलग अलग गोल थे, ठीक है। तो अब जो कुछ इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग लोग होंगे, उनका जो नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जो भी विचार होगा वो भी अलग अलग होगा। कोई व्यक्ति समझता होगा कि देश में अच्छा रोड बना हो, हॉस्पिटल का व्यवस्था बढ़िया हो, स्कूल बढ़िया हो, वहाँ के देश के हेरिटेज को संभाल कर रखा जाए, वहाँ के देश के कल्चर को संभाल के रखा जाए। इन सारी चीज़ों को वो एक नेशनल डेवलपमेंट के रूप में देखता होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिससे सिर्फ अपने से मतलब होगा, वो चाहेगा कि स्कूल बढ़िया बना दो, हॉस्पिटल बढ़िया बना दो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मुझे मुफ्त में दे दो, ये मेरे लिए एक नेशनल डेवलपमेंट के रूप में है। तो क्या मतलब हुआ कि अलग अलग लोगों का डिफिनेशन नेशनल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। Most likely you will find that different students in the class have given different answer to the above question। वही बात हुआ। तो it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of a country's development। notions कहने हुआ विचार, समझ जो कहिए। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि अलग अलग लोगों के लिए किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग विचार हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए कुछ और हो देश का डेवलपमेंट का डेफिनेशन, आपके लिए कुछ और हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम लोग अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग स्टेट्स को, किसी देश के अंदर जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच में कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा डेवलप है, कौन कितना कम डेवलप है। You might ask, if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and others underdeveloped? तो अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट का डिफिनेशन सभी के लिए अलग अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आप नेशनल डेवलपमेंट को किसी और तरीके से देखते हैं, हम नेशनल डेवलपमेंट को किसी और तरीके से देखते हैं, तो कैसे हम किसी भी कंट्री को ज़्यादा डेवलप कह सकते हैं या किसी भी कंट्री को कम डेवलप कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, और वहीं पे हम दूसरी जगह कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं? तो इसका कोई पैरामीटर तो होना चाहिए, क्योंकि जब अगर सबका डिफिनेशन अलग अलग है डेवलपमेंट को लेके, तो क्या एक मेन पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम लोग सारे कंट्री को एक तराजू में रख के तौल सकते हैं। तो फॉर comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes। Countries with higher income are more developed than others with less income, ठीक है। तो हम लोग अगर अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेसिक एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट मतलब संगठक या फिर मायना, या एक एक मापने का जो क्या बोलते हैं पैमाना हो, वो है एक इनकम। इनकम के बेसिस पे हम लोग अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा डेवलप है, कौन कम डेवलप है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, ठीक है। ये इनकम एक बेसिस है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence we compare average income, which is the total income of the country divided by the population, total population.
द एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो चलिए हम मान तो लिए कि इनकम के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, कौन ज़्यादा डेवलप्ड है कौन कम डेवलप्ड है, लेकिन हम उस कंट्री के टोटल इनकम से कंपेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न क्या है? अब जैसे कोई कंट्री समझिए छोटा कंट्री है, 10 लाख 20 लाख की पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ इनकम लोग कम ही कमाते होंगे 20 लाख। अब वही एक कंट्री समझ लीजिए भारत है, 130 करोड़ का देश है, कहाँ 20 लाख कहाँ 130 करोड़, तो 130 करोड़ ऑब्वियस सा बात है उसमें अगर एक इनकम कमाने वाला कोई पॉपुलेशन है तो वो ज़्यादा होगा, और इसमें इनकम कमाने वाला पॉपुलेशन छोटा देश में कम होगा। तो उस मेजर पे देखें तो वो एक सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि वो तो पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन बेस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, पर पर्सन कितना इनकम है। जैसे इसको कैसे निकाला जाता है, तो उस कंट्री का जो टोटल इनकम है वो कैलकुलेट किए डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब समझ लीजिए कि कोई छोटा ऐसा कंट्री है, उसका टोटल इनकम 1 करोड़ है और उस कंट्री में 10 लोग रहते हैं, तो 1 करोड़ बटा 10, अब ये जो आएगा डिवाइड करने के बाद वो हो जाएगा एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम हो गया वो उस कंट्री का। तो जिस कंट्री का एवरेज इनकम ज़्यादा होता है वो कहलाता है डेवलप्ड कंट्री, जिस कंट्री का एवरेज इनकम बहुत कम होता है वो कहलाता है पुअर कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। अब वो कंट्री जिनका इनकम पर एनम पर हर साल प्रति व्यक्ति $12,056 US डॉलर था। 2017 में ये ऐसा एक पैरामीटर रखा गया था जिसके बेसिस पे नापा जाता था। तो प्रत्येक साल प्रत्येक व्यक्ति का इनकम अगर 12,056 US डॉलर है या उससे ज़्यादा है तो वो कंट्री कैसी कंट्री कहलाएगी, रिच कंट्री। ठीक है, एंड दोज कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जिसका इनकम एक साल में 995 US डॉलर या उससे कम था वो कहलाती थी लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of US डॉलर 955 or less are called low income countries। ठीक है, तो इनको कहा जाता था लो इनकम कंट्रीज। अब इसमें है इंडिया का बात, तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 was just $1,820 पर एनम। मतलब भारत 2017 में ये रिपोर्ट आया था, तो भारत इस रिपोर्ट के अनुसार लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता था। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर साल का इनकम जो था प्रत्येक व्यक्ति का था वो था 1820 US डॉलर पर एनम। मतलब एक साल में एक व्यक्ति का जो इनकम था, जो एवरेज इनकम था वो कितना था, 1820 US डॉलर। और रिच कंट्री होने के लिए कितना चाहिए होता है, 12,056 US डॉलर। ठीक है, तो ये डॉलर डॉलर क्या है ये भी सवाल है। तो डॉलर, $1 US डॉलर हुआ जो US में करेंसी चलती है उसमें, जैसे यहाँ भारत में हम लोग का रुपया चलता है तो वहाँ US में डॉलर चलता है। तो $1 अभी कुछ 70 से 80 के बीच में है, $1 में 70 से 80 के बीच में कुछ रुपया है, उतना रुपया होता है $1 के बराबर। तो ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होते रहता है। रुपया सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, रुपया का भाव बढ़ा, रुपया का भाव गिरा, तो ये डॉलर के बेसिस पे कि $1 कितना रुपया ज़्यादा हुआ, $1 में कितना रुपया कम हुआ, ऐसे नापा जाता है। ठीक है, तो ये था पैरामीटर 2017 का। 2017 में कैसे नापा जाता था, 12,056 US डॉलर से ज़्यादा है पर कैपिटा पर एनम इनकम तो वो रिच कंट्री, और 955 US डॉलर पर कैपिटा इनकम है पर ईयर पर एनम तो वो
पुअर कंट्री, ठीक है। पर कैपिटा का मतलब समझ जाइएगा, पर पर्सन, ठीक है। ये था एवरेज इनकम निकालने के बारे में, कैसे निकाला जाता है। तो देश का जो टोटल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इसमें बताया जाएगा कि इनकम के साथ साथ अदर क्या क्या मायने होते हैं, अदर क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ या फिर स्टेट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन कम डेवलप्ड है। people not only think of people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom etc in mind, ठीक है। तो पीपल जो लोग होते हैं वो सिर्फ बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचते, वो उनके दूसरे भी गोल होते हैं उसके साथ साथ कि उसे रिस्पेक्ट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, ये सारी चीज़ें। तो ये एक कंपैरेटिव डाटा है जिसके बेसिस पे हम समझेंगे कि इनकम के साथ साथ क्या क्या जरूरी चीज़ होता है किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को नापने के लिए। तो इसमें 3 स्टेट के बारे में चर्चा किया गया है, हरियाणा, केरला, बिहार, ठीक है। तो इसमें है कि हरियाणा का जो इनकम है, एवरेज इनकम है, वो इन तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा है। मतलब हरियाणा का जो एवरेज इनकम है पर पर्सन वो केरला और बिहार से भी ज़्यादा है। लेकिन अब दूसरे फैक्टर्स को देखते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या क्या है। तो जो डेवलपमेंट के लिए क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है, तो सबसे पहले है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, दूसरा लिटरेसी रेट, तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट IMR, इसका मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year, ठीक है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ये होता है कि कोई स्टेट है उसमें प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लिए उसमें कितना का डेथ हुआ एक पार्टिकुलर ईयर में, एक साल में। अगर 1000 बच्चा जन्म लिया तो उन 1000 में कितना का जन्म हुआ, उन 1000 में कितना का डेथ हुआ एक साल के पहले। मतलब बच्चा जन्म लिया और उसका एक साल होते होते उसमें से कितना का डेथ हो गया, ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा होता है लिटरेसी रेट। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट क्या मापता है कि कितना लोग पढ़े लिखे हैं उस स्टेट के पॉपुलेशन में, जनसंख्या में 7 या 7 से ऊपर के एज वाले लोग में लोग कितना पढ़े लिखे हैं, ये मापता है लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। मतलब ये क्या देखता है कि कितना बच्चा 14 और 15 साल के एज ग्रुप का है जो वो स्कूल अटेंड कर रहा है। स्कूल कितना बच्चा जा रहा है, 14-15 साल या उससे अधिक के एज के बच्चे, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसको मापता है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये 3 क्या हुआ, इनकम के बाद का अलग 3 पैरामीटर हो गया कि इससे आप नापने वाले हैं, इन 3 स्टेट को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो पहले हम लोग तो जान चुके हैं कि हरियाणा का जो था इनकम वो इन 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो हरियाणा का 30 है, केरला का 10 और बिहार का 35। मतलब इसमें हरियाणा केरला से पीछे है। अब लिटरेसी रेट में आते हैं, केरला का 94 है, हरियाणा का 82 है और बिहार का 62 है। इसमें भी हरियाणा पीछे है केरला से और बिहार तो और पीछे है। अब आते हैं इस पे नेट अटेंडेंस रेशियो 61 है, केरला का 83 है, बिहार का 43 है। तो इसमें भी केरला सबसे आगे है और हरियाणा पीछे है केरला से, बिहार पहले की तरह पीछे है। ये आपका रिपोर्ट कब का है, कौन सी है, 2017। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2017 का रिपोर्ट है और ये 2013-14 का रिपोर्ट है जो आपके बुक में दिया है। आगे पब्लिश होगा तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि हरियाणा के लोगों के पास इनकम तो ज़्यादा है
लेकिन इन सब चीज़ में वो केरला से पीछे है। ठीक है, अब इससे हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री कम डेवलप है? तो इसका एक इंडेक्स निकलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक यूएनडीपी वेबसाइट, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, वो निकालती है इन सारी चीज़ों को मेज़र करके, इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन सारी चीज़ों को देखकर जो यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एचडीआई रैंकिंग निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक। तो उसके बेसिस पर ये पता चला कि केरला हरियाणा से काफ़ी ऊपर है और बिहार से भी, जबकि हरियाणा का जो इनकम था वो केरला के लोगों के इनकम से ज़्यादा था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? अब अगर इनकम ज़्यादा है लेकिन इन सब चीज़ों में, हेल्थ में या एजुकेशन में पीछे क्यों है? तो इसका एक बेसिक सा बात यह है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। मतलब तुम्हारे जेब में अगर पैसा है तो इससे तुम सारा चीज़ नहीं खरीद सकता है। तुम्हारे जेब में अगर पैसा है तो उससे तुम नॉलेज नहीं खरीद सकता, उसके लिए तुम्हें खुद से पढ़ना होगा। तुम्हारे जेब में अगर पैसा है तो उससे तुम हेल्थ नहीं खरीद सकता, उसके लिए तुम्हें भोजन खरीद के अच्छा से खाना होगा और तुम्हारे आसपास जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है वो भी बढ़िया होना चाहिए कि आसपास तुम्हारे डॉक्टर हैं, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल है। ये सारी चीज़ भी अफेक्ट करते हैं, सिर्फ पैसा होना जरूरी नहीं है। तो यहीं पे हरियाणा के पास तो पैसा था लेकिन वो केरला के जैसा वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थे एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड, तो इसलिए वो रैंकिंग में पीछे छूट गया। तो money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps। अब ये एक और चीज़ है कि जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे तो उससे मनी से कोई रिलेटेड लेना देना है नहीं। अब जैसे कोविड का ही बात समझ लीजिए, आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन अगर आपके आसपास के लोग अवेयरफुल नहीं हैं, उनका एजुकेशन है लेकिन वो अवेयर नहीं है, दिमाग नहीं लगाते हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो उससे आपको भी इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा ही। आपके पास इनकम हो या ना हो, आपको इन्फेक्टेड डिजीज तो हो ही सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनकम के बाद भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ adequate provision of basic health and educational facilities, public distribution system, ये सारी चीज़ें का वहाँ अच्छा फैसिलिटी था, इसलिए उसका रैंकिंग बढ़िया रहा एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। अब ये वही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल्स, देयर हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। तो इन सारे चीज़ों फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एचडीआई की रिपोर्ट बनाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाती है, उसके बेसिस पे वो कंट्रीज़ को कंपेयर करती है। अब एक रिपोर्ट 2017 में छपा था जिसमें भारत रैंक कर रहा था, कितना रैंक है भारत का? 130 आउट ऑफ 189। ये 2017 का रिपोर्ट है, यूएनडीपी ने निकाला था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन बस ऐसे बोल दिए। तो ये एचडीआई का रैंक जो था 2017 जो डाटा आया था उसके बेसिस पे निकाला गया कि भारत का रैंक है 130 कितना में, 189 कंट्रीज में, 189 कंट्रीज। ठीक है, ये भारत का एचडीआई रैंकिंग था 2017 के रिपोर्ट के अनुसार। अब इसमें अगल बगल की कंट्रीज को भी देखते हैं। श्रीलंका का रैंक था 76, पाकिस्तान 150। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम तो है ही, लेकिन सिर्फ इनकम से ही नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके बाद भी। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं,
कुछ रिन्यूएबल होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल जैसे कि वाटर है, कहीं पे ग्राउंड वाटर घटा तो बारिश हुई तो संभावना रहती है कि वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा, मतलब ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो बढ़ जाएगा। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझिए, तो वो क्या होता है, जैसे कोल पेट्रोलियम हो गया, ये सब 5,000 6,000 साल में जाके थोड़ा थोड़ा करके बनते हैं। तो अगर आप इसका एक्सेसिव कंजम्पशन करें, मतलब बहुत ज़्यादा यूज करें कोल पेट्रोलियम का, तो एक समय आएगा ये ख़त्म हो जाएगा। और पानी में भी है, जैसे पानी रिन्यूएबल तो है, ये बारिश होने के बाद वापस आता है, लेकिन तब फिर भी इसका अगर आप एक्सेसिव यूज़ करने लगे, हद से ज़्यादा यूज करने लगे, बर्बाद करने लगे, तो ये भी कम होता है। कई बार न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ सुखाड़ आ गया है, यहाँ पानी नहीं है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि आप डेवलपमेंट तो करिए, लेकिन उस डेवलपमेंट से आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करिए। रिसोर्सेज जो होते हैं पानी, कोल, पेट्रोलियम, एनर्जी के जो अदर रिसोर्सेज है, क्रॉप्स, आप लैंड की प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के डेवलपमेंट करिए। कि ऐसा भी ना करिए कि आप पूरा कंज्यूम कर जा रहे हैं सारा रिसोर्सेस और आने वाले फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो फ्यूचर के नीड को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट होता है कि फ्यूचर के नीड को हम लोग बचा के रखें जो फ्यूचर जनरेशन के लिए है, उसके बाद हम अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of a development is comparatively a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. So the debate on development continues. ठीक है, तो अब आप जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप जैसे कि आप इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं और उससे आप इन्वायरमेंट को पूरा पॉल्यूट कर दे रहे हैं, तो वो कोई नेशन स्पेसिफिक नहीं होगा। आप पानी का एक्सेसिव कंजम्पशन कर रहे हैं, कोल का एक्सेसिव कंजम्पशन कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद ये सिर्फ आपके देश या आपके एरिया को अफेक्ट नहीं करेगा, ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा। क्योंकि जो कंट्रीज़ के बीच के बॉर्डर हैं तो वो तो कागज़ वाले बॉर्डर हैं या बनाए गए मैन मेड बॉर्डर्स हैं। पृथ्वी तो एक है, उसके रिसोर्सेस एक हैं, तो ये कोई नेचर स्पेसिफिक, नेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है कि एक देश के लिए आज प्रॉब्लम है तो दूसरे देश को नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट में कंक्लूड ये किया गया है चैप्टर में कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें डेवलपमेंट को करना है, और किस तरह से करना है, कैसे करना है, नेचर को ध्यान में रखते हुए, रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, ये डिबेट अभी भी कंटिन्यू है। तो इसलिए अभी तक एक डेवलपमेंट का जो बहुत ही सटीक डिफिनेशन है वो कुछ ऐसा निकल के नहीं आया है, बस एक जनरल सा डिफिनेशन है कि इनकम अच्छा हो, लोगों को इज्जत मिले, सोसाइटी में सारे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार मिले, सिक्योरिटी मिले। ये अभी तक एक बेसिक सा डिफिनेशन है। सो फाइनली क्या कंक्लूड कर लिया कि है कि द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज, मतलब किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए इस पे अभी भी बहुत सारे लोग विचार करते हैं। इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रख के डेवलपमेंट किया जा सके, इस पे अभी भी लोग तरह तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं, और आप भी इसके बारे में सोचिए। बस यही था इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही अपलोड होगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी बना के अपलोड होगा, तब तक आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश किया कि आप को समझा सकूं चैप्टर को इजी वे में। क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसको रटना होगा, समझ कर रटना होगा, और ये चीज़ आप सुनते जाइए और समझते जाइए। ओके, थैंक यू।